सभी भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ते हुए हम आज पहुंचे हैं टॉलमैन के चिन्ह अधिगम सिद्धांत की चर्चा करने के लिए। तो टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से आप इस सिद्धांत का प्रयोग अपने शिक्षण में कर सकते हैं, इस सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है, यह सिद्धांत परीक्षा में किस प्रकार से पूछा गया है, इन तीनों बातों को मस्तिष्क में रखते हुए मैं आपको आज का कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। और लगभग सभी विषय वस्तु भी मैं आपको इसी तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। साथ के साथ आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, आपको यहाँ पर इस चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। यानी जो लिखा है वो आपको डिक्टेट होकर पता रहेगा और वो भी आपको लिए आसानी से, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं या फिर आप 2-3 बार अगर वीडियो देखेंगे तो याद भी आपको आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो टॉलमैन के चिन्ह अधिगम सिद्धांत को पढ़ें उससे पहले थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं, यानी ये सिद्धांत आखिर क्या कहना चाह रहा होगा। पूरा ना सिद्धांत पढ़ें तो भी हम जरा सा तुक्का मारें तो आखिर चिन्ह की बात कह रहा है और अधिगम की बात कर रहा है। तो चिन्ह मतलब साइन, साइन मतलब संकेत, है ना। साइन कर देते हो आप तो उसका मतलब हो जाता है कि आपका साइन है, यानी फला व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और अधिगम माने व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि यानी ये जो टॉलमैन साहब है वो ये बात कहने का प्रयास कर रहे होंगे कि कोई व्यक्ति का व्यवहार आपको परिवर्तन करना है तो उस निर्देशित या निश्चित लक्ष्य की ओर जो परिवर्तन आप ले जाना चाहते हैं उस के निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाते हुए बीच बीच में आप जो आखिरी वाला लक्ष्य है उसके कुछ संकेत रास्ते में दिखाते हुए चलें। तो बिल्कुल सही बात है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ बीच बीच में हमें माइलस्टोन लगे देखते हैं कि कानपुर लखनऊ से फला किलोमीटर, इतनी दूरी पर जाने के बाद इतना किलोमीटर, थोड़ा और आगे बढ़े इतना किलोमीटर, ठीक है। तो ये माइलस्टोन हमें संकेत बताते हैं और हमारे रास्ते को, हमारे मार्ग को और सुगम यानी और बताते चलते हैं कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। यही धारणा टॉलमैन अपने अधिगम सिद्धांत में भी बताने का प्रयास कर रहा है। आइए कैसे, चलिए देखते हैं। तो टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की क्रिया में उद्देश्य विशेष महत्व रखता है। उद्देश्य जरूरी है। किस उद्देश्य के लिए? जब तक उद्देश्य आप नहीं बनाओगे, आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य सीटेट पास करना, आपका उद्देश्य बीएड पास करना, आपका उद्देश्य डीएलएड पास करना, क्या है आपका उद्देश्य? जो उद्देश्य है आपका, उस उद्देश्य के ही आधार पर तो आप कंटेंट पढ़ोगे ना, उस उद्देश्य के आधार पर ही आप अपने प्रयासों और स्वभाव और प्रयत्नों और व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। तो उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है। और आपसे पूछा गया कि काहे कोचिंग क्यों कर रहे हो? अरे सोचे टाइम खाली बैठे थे तो सोचे लाओ कुछ कोचिंगें कर लिया जाए, पढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एक निश्चित टारगेट, आपने एसएससी का टारगेट बना रखा है कि हाँ हमें आज इतने दिन में या इतने 3 महीने में या 5 साल में हमें पीसीएस या आईएएस बन करके निकलना है। तो जब तक आपका उद्देश्य तय नहीं होगा तब तक आप कोई निश्चित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बात टॉलमैन साहब कह रहे हैं और कहते हैं कि व्यवहार वस्तुनिष्ठ रूप से, वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि जैसा देख रहे हो वैसा बताओ, उसमें कुछ मिलावट करने की जरूरत नहीं है। तो व्यवहार निश्चित रूप से निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप नियमित होता है। व्यवहार वस्तुनिष्ठ रूप से निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप ही नियमित होता है। जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं वो पूरा का पूरा व्यवहार हमारा एक निश्चित लक्ष्य तक हमारे पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से प्लान्ड है, नियमित है या रेगुलेटेड है, ठीक। किसी की बात आप कोई काम कर रहे हैं या कोई प्रयास कर रहे हैं, आपको कोई ताना मार रहा है, कोई आपके छीटाकसी कर रहा है, तो आप अपने व्यवहार में थोड़ा सा मन में सोचते हो कि ठीक है जवाब दूंगा, इसको मैं ज़रूर जवाब दूंगा, अपने रिजल्ट से जवाब दूंगा, बोलकर जवाब नहीं देना, करके जवाब देना। ये अगर आपने मन में ठान रखा है कि पाने दो मुझे उस दिन वो टारगेट, वो तुम
जो जिसके लिए बहुत इतरा रहे हो, वो अगर तुम एक मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी कि, चलिए छोड़िए हटाइए, वो एक मूवी है जिसमें एक गाना है कि ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। तो उसमें ये पूरी तरीके से ये है कि ठीक है, तुम उसको वहाँ पर एक क्लर्क होने के कारण उसको वो छोड़ के चली गई थी, तो उसने कहा ठीक है मैं जवाब दूंगा, आज मैं मुकदमा नहीं दायर कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, लेकिन समय आने पर मैं जवाब दूंगा। तो जो भी व्यक्ति का व्यवहार है वो वस्तुनिष्ठ रूप से पूरी तरीके से जो भी उसका टारगेट है, जो लक्ष्य है उसके दिमाग में, उस दिमाग में जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही रेगुलेट होता रहता है। आगे कहा गया, अब इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, भाई उद्देश्य प्राप्ति कोई एक दिन का तो नहीं है, वह एक लंबी प्रक्रिया है, वह एक निश्चित प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया चलते चलते बीच में आपको थका लग सकती है, आपको नींद आ सकती है, आपको भूख लग सकती है, तो आपका मन विचलित हो सकता है प्रक्रिया में। तो इन्होंने कहा कि बालक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का अनुसरण करता है। जिस प्रकार से हमको लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइलस्टोन का सहारा लेते हुए आगे जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ हम दिल्ली की ओर ही जा रहे हैं, हम देहरादून तो नहीं चले जा रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी बच्चा जो है उसको अपना पढ़ना है, तो पढ़ाने के लिए कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो प्रतीकों का सहारा लेते हुए दिमाग में आगे बढ़ता है और विषय वस्तु के अर्थ को सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, और कहा इन्होंने कि उद्दीपक में अर्थ उसी समय जुड़ता है जब वह किसी आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। मैं आपको यदि यहाँ पढ़ा रहा हूँ और यदि वह आपकी परीक्षा या आपके सिलेबस या आपके उद्देश्य प्राप्ति में सहायक नहीं है, तो आप क्यों आखिर ये वीडियो देखेंगे। आप कोई बढ़िया गाना सुन रहे होते, अगर आपको टाइम पास ही करना था। अगर आप IAS या आप SSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत आप क्यों पढ़ोगे। आप चाइल्ड साइकोलॉजी के कोई पेपर देने जा रहे हो, तब जहाँ पर ये पूछा जा सकता है उसी के लिए आप इसको पढ़ रहे हो। तब तक विषय वस्तु में कोई अर्थ नहीं जुड़ा होगा, कोई आवश्यकता उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही होगी, तब तक वो चीज़ें ना समझ में आती हैं और ना ही व्यक्ति उस पर कोई इंटरेस्ट लेता है। इस बात के लिए उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, क्या प्रयोग किया? प्रयोग किया इन्होंने चूहे पर। ठीक, चूहे के दो ग्रुप बना दिए, दो समूह बना दिए, ए ग्रुप और बी ग्रुप, एक प्रकार का, और उन्हें एक भूल भुलैया में डाला। भूल भुलैया में एक और प्रवेश द्वार था, दूसरी ओर निकासी द्वार था। दो ग्रुप रखे, एक ए ग्रुप रखा, एक बी ग्रुप रखा। ए ग्रुप के निकास द्वार पर इन्होंने भोजन रख दिया था, बी ग्रुप के निकास द्वार पर उन्होंने कुछ नहीं रखा था। तो जो चूहे ए ग्रुप के थे वो भोजन की स्मेल को सूंघते निकास द्वार की ओर निकल गए। ये जो बी वाले चूहे थे वो घुसे और उसी भूल भुलैया में इधर उधर घूमते रहे और उन्हें निकास द्वार से बाहर निकलने में, एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा। जब इस प्रयोग को दोबारा उन्होंने दोहराया तो जो ए ग्रुप के चूहे थे उनको वो रास्ता तय करने में बहुत कम समय लगा और खट से वो भी बाहर चले गए। ठीक है, यानी अब इन्होंने ये बात कहा कि इसी तरीके से बालक जब पूरी विषय वस्तु को पढ़ता है और पूरी विषय वस्तु को पढ़ लेने के पश्चात यदि अच्छा ये तो परीक्षा में इतनी बार पूछा गया है, तो वह उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करता है और पूरा खाका एक उसके दिमाग में तैयार हो जाता है। पूरा एक मैप उन चूहों के दिमाग में बन गया था कि जैसे उनको उस निकास द्वार ओपन गेट पर रखा गया, वो तुरंत वहाँ पहुँचे और वो पूरा रास्ता जानते थे, खटखट पहुँच गए, वो निकास द्वार की ओर पहुँच गए। ठीक है, पूरा रास्ता उन्हें याद हो गया था। ठीक, तो इसी तरीके से टॉर्नमेन कह रहे हैं कि सीखना ज्ञानात्मक मानचित्र बनना है। यहाँ पर भी व्यक्ति एक नक्शा बना लेता है पूरी तरीके से कि आप अगर कोई प्रश्न याद कर रहे हैं, कैसे नक्शा बनता है। आपसे कहा गया शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो अगर आपसे पूछा गया, अब यदि आपने सीख लिया है या प्रश्न आप जानते हैं,
तो आप जानते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान में आपसी संबंध क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, और ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, ये बात मुझे लिखनी होगी। इसका 2-4 उदाहरण मुझे देना होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की मुझे 2-4 परिभाषाएं लिखनी होंगी। अब ये जो बातें कही गई उसे निष्कर्ष रूप में लिखना होगा, और निष्कर्ष वाली बात अगर शिक्षक अपने व्यवहार में प्रयोग कर रहा है या नहीं, ये बताते हुए भी हमें अपने फील्ड में चलना होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से उसके दिमाग में क्या है कि एक पूरे तरीके का कॉग्निटिव मैप बन जाता है कि किस तरीके से हमें प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो पुरस्कार और दंड क्या है? पुरस्कार और दंड अनुबंधन के प्रतीक हैं जो बालक को ज्ञान देते हैं कि कौन सा मार्ग चुनना है। इसी तरीके से यानी आपने जो चूहों पर प्रयोग किया, जो बीच बीच में उनको भोजन की स्मेल आ रही थी, वो स्मेल उनको बहुत अच्छी तरीके से रास्ते पहुंचाने में कारगर सिद्ध हुई। तो इसी तरीके से बीच बीच में जो आप पुरस्कार देते हुए चलते हैं, वह उससे उस व्यवहार से स्थायित्व या मजबूती बनाते हुए आगे चला जाता है, और बालक को पता चल जाता है कि फला मार्ग से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, रात भर लूडो खेलने से हम अपने परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों के आधार पर ही विभिन्न विभिन्न नाम इन सिद्धांतों को दिए गए हैं। मैं इसीलिए आखिरी में आपको सिद्धांत बताता हूं कि कम से कम आपको वो सिद्धांत के नाम याद रह सके। जब तक आपको कंटेंट पता नहीं होगा और जो बातें सिद्धांत में कही जाती हैं, उन्हीं बातों के आधार पर उन सिद्धांतों को कुछ एक नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉलमैन के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को अव्यक्त अधिगम सिद्धांत कहते हैं। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत बहुत बार पूछा जा चुका है। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? टॉलमैन ने किया। अव्यक्त क्यों है? क्योंकि इसने क्या किया है, मानचित्र बना लिया है अपने दिमाग में, पूरी तरीके से कॉग्निटिव मैप बन चुका है। अब वो बिना बोले बिना बताए वो अपने रास्ते में से चल करके जैसा भी रास्ता होगा, जैसी भी बाधा है उसके मार्ग में आती रहेंगे, उन सबको पार करते हुए निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। प्रतीकात्मक सिद्धांत भी इसे कहते हैं। प्रतीकों का सहारा लेते हुए वो आगे बढ़ता है। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत भी इसे कहते हैं कि वह चिन्ह साइन को देखते हुए या कुछ संकेतों को प्राप्त करते अपने पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, इसलिए चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं। ज्ञान का मानचित्रण सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, पूर्व में मैंने आपको बता दिया। संभावना सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, क्योंकि वह इन संकेतों के आधार पर आगे बढ़ता है। हो सकता है कभी कभी आप माइलस्टोन टूट गया हो, उल्टा लग गया हो, तो आप गड़बड़ा जाए मामला। ठीक, तीर ऐसे लगा हो, हवा चल गई हो तेज, तो तीर इधर मुड़ जाए तो आप पता चला दूसरे शहर पहुंच गए। ठीक है, तो इसीलिए संभावना सिद्धांत भी कह दिया गया। क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, कभी भी व्यक्ति से जब संबंधित कोई भी अध्ययन होता है, वहाँ पर बहुत एग्जैक्ट चीज़ें नहीं कही जा सकती। ठीक, तो इसे संभावना सिद्धांत भी कहा जाता है। समप्रयोजन व्यवहार सिद्धांत भी इसे कहते हैं, क्योंकि उद्देश्य आधारित व्यवहार है। ठीक है, उद्देश्य की प्राप्ति के पीछे व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, तो इसीलिए इसका व्यवहार जो है वो क्यों इसका व्यवहार हो रहा है वह भी बात बता रहा है। यानी इसे समप्रयोजन व्यवहार सिद्धांत भी कहते हैं। इसे उद्देश्यवाद या संकेतवाद के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप सभी ने टॉलमैन के अधिगम सिद्धांत की बात करी। अल्बर्ट बंडूरा मैं आपको बता दूंगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉलमैन के चिन्ह अधिगम सिद्धांत या टॉलमैन के प्रतीक सिद्धांत या टॉलमैन के अव्यक्त अधिगम सिद्धांत या टॉलमैन के ज्ञान के मानचित्रण सिद्धांत के बारे में आज मैंने आपको बताया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। जो नहीं समझ में आया, जो कमी रह गई, वो भी बताइए। ठीक है, और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो अभी तक इस चैनल पर नहीं जुड़ पाए हैं, और उनको अपने साथ लाइए, जिससे पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया को और अच्छी तरीके से मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अध्ययन करते रहिए। भारत माता की जय।